वेलकम टू स्टडी क्लाउड। घटना चक्र सीरीज में मध्यकालीन भारत हम देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा बढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? लोधी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? बहलोल खान लोधी, इसके बाद सिकंदर शाह लोधी और लास्ट में इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान जो है वो किस नगर को निरूपित करता है? ये वाला तो ये है, ऑप्शन देखते हैं, बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित जौनपुर। यह स्थान का नाम है जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ये बसाया था सिकंदर लोधी ने। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी को।
आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन थे? सबसे पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोदी वंश। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोदी नहीं था। 1206 से 1290 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कामपीली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कामपीली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ कामपीली आए और उन्होंने कामपीली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। 1352-53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं नवीन राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना
अमुक्त माल्यद, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्न ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 में लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट यानी राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। शिष्ट केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। अस्थवन, अठावने या अथवन। हम्पी के खंडहर, जो वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर, जो हम्पी का है, वो निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय के समय में हुआ। उन्होंने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपिली राज्य के मंत्री थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये है हरिहर प्रथम के विषय में। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, भगवान विरूपाक्ष की। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? भारती या गंगा देवी या वरदंबिका या विजिक्का? ये थी गंगा देवी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। गंगा देवी 1352-53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के से राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ।
हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। निम्न कथनों पर विचार करिए। नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्धभाई अच्युतदेवराय थे। चारों कथन सही हैं। 1, 2, 3, 4। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालुव वंश का अंतिम शासक जो था उसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युतदेवराय हुआ, जिसने 1529 से 1542 तक शासन किया। अतः उपयुक्त सभी कथन, चारों कथन सही हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? कुली कुतुब शाह से। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर के सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना गया है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है वे सुशोभित करते थे। इसीलिए उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडाना सर्वप्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरचित, संभव और मनुचरित स्वरोचित, संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? नागलपुर। निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। दूसरा है कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके दरबार को अल्लसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हैं। पहला, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की और दूसरा, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। जबकि तीसरा कथन सही नहीं है। तो केवल 1 और 2 सही हैं। तीसरा कथन है कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर के साहित्य का क्लासिकी युग कहा गया। ठीक है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों के प्रमुख अल्लसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित हैं। तो यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा कथन गलत है जो कि संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था ऐसा लिखा हुआ है। वो संस्कृत और तेलुगु इन 2 भाषाओं का ज्ञाता था, तमिल का नहीं। वो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ये मंदिर निर्मित हुआ कृष्णदेवराय के शासनकाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में।
फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कोंटी कौन था? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोलो कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कोंटी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्न में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। तो ये इन चारों में निपुण थी महिलाएं। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नुनीज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया। वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा। नुनीज घोड़े का व्यापारी था। नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थीं। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। निम्न में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कम्बन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कन? तो नन्नय और टिक्कन ये दोनों विख्यात हैं। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर राजाओं का वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण, साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल काल, गुप्त काल, सातवाहन या विजयनगर? विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोतुंग प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेवराय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोतुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 5 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह इस प्रश्न में त्रुटि है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा, कृष्णदेवराय। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अरावीडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अधिशेष लगाना या भू राजस्व या बंदरगाहों से आमदनी,
या मुद्रा प्रणाली। भू राजस्व मुख्य विशेषता थी। वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने इनकी कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। कराधान व्यवस्था जो थी कृष्णदेव राय की, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये दोनों कथन सही हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न उत्पादों के वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी के खंडहर। हम्पी के खंडहर, जो वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडावीडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषेधम उनकी प्रमुख कृति है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ है? हम्पी। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।